नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसा अध्याय खोलने जा रहे हैं जिसमें विज्ञान है, जासूसी है, राजनीति है और एक कमाल के दृढ़ संकल्प की कहानी है जी। बात हो रही है 1998 के पोखरान परमाणु परीक्षणों की। कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। बिल्कुल। ये सिर्फ एक आप कहें कि तकनीकी छलांग नहीं थी, ये भारत के आत्मविश्वास और दुनिया में उसकी जगह को बदलने वाला एक बहुत बड़ा कदम था। सही कहा। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये कैसे हुआ। मतलब दुनिया की सबसे तगड़ी निगरानी उसको कैसे चकमा दिया गया। हाँ। कैसे मतलब गजब की गोपनीयता रखी गई और कौन सी वो परिस्थितियां थी जिन्होंने भारत को ये कदम उठाने पर एक तरह से मजबूर किया। हाँ, क्योंकि ये अचानक तो नहीं हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। कई सालों की तैयारी थी, पिछली गलतियों से सीखा गया था और एक कमाल का तालमेल था। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि भाई 1974 में तो टेस्ट हो गया था। हाँ, स्माइलिंग बुद्धा। हाँ, स्माइलिंग बुद्धा। तो फिर 1988 में दोबारा क्यों जरूरत पड़ी? और ये जो अमेरिकी सैटेलाइट्स थे जासूसी वाले, उनसे कैसे बचा गया? और इस पूरे मिशन में डॉक्टर कलाम, डॉक्टर चिदम्बरम और जो उस वक्त की लीडरशिप थी, उनकी क्या भूमिका थी? हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी कहानी के जरूरी पहलू समझें। जरूर। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1974 में तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जी। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, स्माइलिंग बुद्धा। ये बड़ी बात थी, लेकिन दुनिया ने, खासकर पश्चिमी देशों ने इसे थोड़ा कम करके आंका। अच्छा, कैसे? उन्होंने कहा कि ये शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट है, मतलब इसे पूरी तरह से एक हथियार बनाने की क्षमता के तौर पर नहीं देखा गया। अच्छा, तो क्या ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया थी, यही एक वजह बनी 1998 के टेस्ट की कि दुनिया अब गंभीरता से ले भारत को? हाँ, वो एक फैक्टर तो जरूर था, लेकिन साथ ही उस समय का माहौल भी समझना होगा। कोल्ड वॉर चल रहा था। हाँ, अमेरिका और सोवियत संघ। जी, उनके बीच तनाव था। 1971 की लड़ाई में सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया, अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। तो भारत के जो पॉलिसी मेकर्स थे, उन्हें ये लगने लगा था कि भाई अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए किसी सुपर पावर पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते, अपनी ताकत बनानी होगी। और उस ताकत को बनाने या दिखाने पर अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा, सैंक्शंस का, वो तो 1974 के बाद से ही होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा खतरा था। अमेरिका नहीं चाहता था कि कोई और देश न्यूक्लियर क्लब में आए, और प्रतिबंधों का मतलब था व्यापार रुक सकता है, टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, तेल सप्लाई में दिक्कत आ सकती है। और भारत की अर्थव्यवस्था उस समय उतनी मजबूत नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वो जय जवान जय किसान का दौर याद है ना? अनाज के लिए भी हम संघर्ष कर रहे थे। तो ये बहुत गंभीर चिंताएं थी। लेकिन हाँ, एक सोच ये भी थी कि असली आजादी और सम्मान के लिए शायद ये जोखिम उठाना जरूरी है। ये बात मुझे वो कहावत याद दिला रही है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। हाँ, शायद भारत को उसी गरल की जरूरत महसूस हो रही थी, एक डेटरेंट पावर। हाँ, आप इसे ऐसे देख सकती हैं। ये सिर्फ हथियार की बात नहीं थी, ये एक मैसेज देने की भी बात थी कि भारत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और इस सोच की नींव वो तो बहुत पहले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जैसे वैज्ञानिकों ने रख दी थी। क्या गजब का आत्मविश्वास था उनका। हाँ, सुना है। कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि अगर संसाधन मिले तो भारत 18 महीने में एटम बम बना सकता है। और उनके इस बयान के कुछ ही महीनों बाद वो प्लेन क्रैश, जी, जिसे लेकर आज भी कई लोग शक करते हैं, खासकर अमेरिका की भूमिका पर। क्या लगता है ये सिर्फ एक हादसा था? देखिए, पक्के सबूत तो नहीं है, तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, भाभा का बयान और उसके ठीक बाद उनकी मौत, इसने सवाल तो खड़े किए। और ये तो तय है कि अमेरिका भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम से चिंतित था। भाभा के बाद उनके काम को आगे बढ़ाया डॉक्टर राजा रमन्ना जैसे वैज्ञानिकों ने। उन्होंने न सिर्फ साइंटिफिक काम जारी रखा, बल्कि लीडरशिप को भी समझाया कि ये क्यों जरूरी है। 1974 का टेस्ट उन्हीं की मेहनत का नतीजा था। लेकिन 1974 के बाद तो अमेरिका की निगरानी और बढ़ गई होगी, एकदम चौकन्ने हो गए होंगे वो। हाँ, बहुत ज्यादा। अमेरिका ने भारत पे, खासकर पोखरण जैसी जगहों पर नजर रखने के लिए खास जासूसी सैटेलाइट लगा दिए। कहते हैं कि कम से कम 4 सैटेलाइट्स थे जो 2400 घंटे इंडिया पे नजर रखते थे। 4 सैटेलाइट्स, और इसी वजह से 1995 वाली कोशिश फेल हो गई थी नरसिम्हा राव जी के समय में। जी बिल्कुल, 1995 में तैयारी लगभग पूरी थी, लेकिन बिल्कुल आखिरी वक्त पर अमेरिकी सैटेलाइट्स ने पोखरण में कुछ अलग सी हलचल पकड़ लिया उन्होंने। हाँ, तस्वीरें सामने आई और वॉशिंगटन से दिल्ली फोन आने लगे, सीधी धमकी दी गई सैंक्शंस की।
शायद भारत उस वक्त वो दबाव झेलने को तैयार नहीं था, तो प्लान रोकना पड़ा। ये एक बड़ा झटका था, लेकिन इससे एक सबक मिला। सबक ये कि अगली बार अगर करना है तो सीक्रेसी ऐसी हो कि किसी को कानो कान खबर ना हो। एग्जैक्टली। और शायद इसीलिए 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने फैसला किया तो ऑपरेशन शक्ति का सबसे बड़ा मंत्र ही सीक्रेसी बन गया। जी। ये भी कहते हैं कि जब सत्ता बदली तो नरसिम्हा राव जी ने वाजपेयी जी को पिछली तैयारी और फाइलों के बारे में बताया था। हाँ, ये बात एक अच्छी मिसाल मानी जाती है पॉलिटिकल मैच्योरिटी की। इस बार मिशन की कमान मुख्य रूप से 2 लोगों के हाथ में थी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो तब डीआरडीओ चीफ थे। हाँ, मिसाइल मैन जी। और डॉक्टर आर चिदम्बरम, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन। इन दोनों ने मिलकर जो रणनीति बनाई वो किसी जासूसी नॉवेल जैसी लगती है। तो क्या खास था इस बार? 1995 वाली गलती से क्या सीखा था? मतलब सिर्फ छुपाना था या कुछ और भी? देखिए, सिर्फ छुपाना नहीं था, भटकाना भी था। ये जरूरी है समझना। अच्छा, भटकाना कैसे? अमेरिकी सैटेलाइट्स क्या ढूंढ रहे थे? कोई भी असामान्य गतिविधि, है ना? हाँ। तो प्लान ये बना कि जो भी गतिविधि हो वो सामान्य लगे। जैसे साइंटिस्ट्स को आर्मी की यूनिफॉर्म पहना दी गई, उनके नकली नाम रखे गए, उन्हें सीधा पोखरण नहीं भेजा गया, अलग अलग शहरों से घुमावदार रास्तों से लाया गया ताकि कोई पैटर्न न दिखे सैटेलाइट को। अच्छा, मतलब दिल्ली से जैसलमेर जाना है तो सीधे नहीं, पहले कहीं और जाओ फिर कहीं और, ताकि लगे कि नॉर्मल आर्मी मूवमेंट है। बिल्कुल वैसे ही। और हर चीज के लिए कोड नेम थे, साइंटिस्ट्स के लिए, इक्विपमेंट के लिए, यहाँ तक कि जिन गड्ढों में टेस्ट होना था उनके भी। बमों के भी कोड नेम थे शायद, व्हाइट हाउस, ताजमहल। हाँ बिल्कुल, व्हाइट हाउस, ताजमहल जैसे नाम रखे गए थे। एक छोटे डिवाइस का नाम कुंभकर्ण था। कुंभकर्ण? जी। सारी बातचीत कोड में होती थी, ज्यादातर काम रात में होता था जब सैटेलाइट की नजर शायद कहीं और हो, और दिन में सब कुछ ऐसे ढक दिया जाता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कमाल है। और उन वैज्ञानिकों के परिवारों का क्या? उन्हें तो महीनों पता नहीं चला होगा कि उनके अपने कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। ये इस मिशन का एक मानवीय पहलू है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों ने अपने परिवारों को बस इतना बताया कि वो एक जरूरी सरकारी काम से लंबे समय के लिए जा रहे हैं। और कोई संपर्क नहीं? कोई संपर्क नहीं। सोचिए उस जमाने में बिना मोबाइल फोन के कितना मुश्किल रहा होगा। ये एक बहुत बड़ा बलिदान था उनकी तरफ से भी। बिल्कुल। और गोपनीयता के लिए हर चीज का ध्यान रखा गया। उस समय के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन, उनका विदेश दौरा तय था, उसे टाला नहीं गया। ताकि सब नॉर्मल लगे। हाँ, ताकि दुनिया को लगे भारत में सब सामान्य चल रहा है। डॉक्टर चिदम्बरम ने अपनी बेटी की शादी की तारीख आगे बढ़ा दी थी। हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा गया था। ये तो हुई तैयारी और साइंटिस्ट के आने जाने की बात, लेकिन सबसे रिस्की काम तो उन न्यूक्लियर डिवाइसेस को टेस्ट साइट तक लाना रहा होगा। कहते हैं वो मुंबई के पास कहीं रखे थे। हाँ, ये शायद सबसे मुश्किल और जोखिम भरा काम था। राज चेंगाप्पा ने अपनी किताब वेपन्स ऑफ पीस में इसके बारे में लिखा है। अच्छा। ये प्लूटोनियम वाले डिवाइस थे, देखने में छोटे, करीब टेनिस बॉल जितने, लेकिन भारी थे, हर एक 6 से 8 किलो का। इन्हें मुंबई के पास बाख में एक बहुत ही सीक्रेट जगह से पोखरण लाना था। और उस जगह के बारे में सिर्फ प्रधानमंत्री और कुछ ही लोगों को पता था। हाँ बिल्कुल, बहुत कम लोगों को। अब सोचिए मुंबई जैसा शहर, हाँ, जो कभी सोता नहीं। बिल्कुल, वहां से इन डिवाइसेस को बिना किसी की नजर में आए निकालना, ये कैसे हुआ होगा? कैसे किया ये? इसके लिए रात का वक्त चुना गया, करीब 2 बजे का, जब ट्रैफिक बहुत कम होता है। प्लानिंग बहुत डिटेल थी, सारे क्लियरेंस पहले से ले लिए गए थे। सेना के 4 ट्रक इस्तेमाल हुए, उनमें डिवाइसेस लोड किए गए। और ये ट्रक्स मतलब कोई खास तामझाम नहीं, जैसे नॉर्मल आर्मी के ट्रक हो वैसे ही एयरपोर्ट की तरफ गए। और एयरपोर्ट पर कोई चेकिंग या रोक टोक? नहीं, क्योंकि सब पहले से तय था। एयरपोर्ट पर एयरफोर्स का एक AN-32 ट्रांसपोर्ट प्लेन तैयार खड़ा था। अच्छा। ट्रक सीधा प्लेन तक गए, सामान लोड हुआ। ये सब इतनी तेजी से और इतने नॉर्मल तरीके से हुआ कि किसी को शक ही नहीं हुआ। कमाल है। प्लेन उड़ा और सुबह होने से पहले जैसलमेर एयरवेज पर उतर गया। वहां से फिर आर्मी के काफिले में कड़ी सुरक्षा में पोखरण ले जाया गया। और अमेरिकी सैटेलाइट्स को लगा कि ये सेना की रूटीन मूवमेंट है। बिल्कुल, ये सिर्फ छुपाने का नहीं बल्कि नॉर्मल दिखने का कमाल था, एक तरह का धोखा। वाकई में कमाल की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। तो ठीक है, डिवाइसेस पोखरण पहुंच गए। अब आखिरी स्टेज, उन्हें टेस्ट के लिए तैयार करना। वो गड्ढों के बारे में क्या जानकारी है? कितने गहरे थे? पोखरण रेंज में कई गहरे कुएं या शाफ्ट खोदे गए थे पहले से ही।
इनकी गहराई काफी थी, लगभग 200 से 280 मीटर तक। बाप रे, काफी गहरा। हाँ, इनके भी कोड नेम थे, जैसे कुंभकर्ण। मकसद ये था कि धमाके का असर और जो रेडिएशन है वो जमीन के अंदर ही रहे, बाहर न फैले। इन शाफ्ट्स को ऊपर से रेत वगैरह से ढक दिया जाता था ताकि सैटेलाइट से कुछ दिखे नहीं। और वो प्याज वाली कहानी, क्या वो सच है कि गड्ढों के आसपास बहुत सारे प्याज रखे गए थे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये किस्सा भी बहुत मशहूर है और सूत्रों में इसका जिक्र है। क्यों? क्या लॉजिक था इसके पीछे? माना जाता है कि प्याज में गामा रेडिएशन सोखने की क्षमता होती है, तो एक एक्स्ट्रा सावधानी के तौर पर सेना ने बहुत बड़ी मात्रा में प्याज खरीदे और उन गड्ढों में और आसपास बिछवा दिए। अच्छा। अब ये साइंटिफिकली कितना कारगर था ये शायद बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये दिखाता है कि मिशन की कामयाबी के लिए हर तरीका आजमाया गया, चाहे वो पारंपरिक हो या अपारंपरिक। इसे देसी जुगाड़ कह सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। और फिर 11 और 13 मई 1998 टेस्ट कामयाब रहे और दुनिया, खासकर अमेरिका, हैरान रह गया। उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी नाकामी थी। बिल्कुल। CIA ने माना कि ये उनके पिछले 10 साल की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर में से एक थी। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि भारत उनकी अरबों डॉलर की टेक्नोलॉजी के होते हुए ये सब कर गया। ये इस बात का सबूत था कि कैसे इरादा पक्का हो, प्लानिंग अच्छी हो और काउंटर इंटेलिजेंस काम करे तो आप टेक्नोलॉजी की बढ़त को भी मात दे सकते हैं। ये सिर्फ तकनीक की लड़ाई नहीं थी, ये विल पावर और इंटेलिजेंस की भी लड़ाई थी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें या टेक अवे क्या निकलते हैं? मेरे हिसाब से कुछ चीजें साफ है। पहली, पॉलिटिकल विल। एक मजबूत लीडरशिप के बिना इतना बड़ा जोखिम नहीं लिया जा सकता था। सही बात है। दूसरी, हमारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की कमाल की काबिलियत और उनका समर्पण। तीसरी, आर्मी और साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स के बीच का बेहतरीन कोऑर्डिनेशन। और चौथी, जो शायद सबसे अहम है, वो है सीक्रेसी और डिसेप्शन, यानी गोपनीयता और भटकाने की रणनीति का कामयाब होना। भारत ने ये दिखा दिया कि वो बाहरी दबाव के आगे झुकेगा नहीं और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकता है। और इसने यकीनन भारत की इमेज और उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को दुनिया में बदल दिया। ये एक ऐसा पल था जिसने पूरे देश का मनोबल बहुत ऊंचा किया था। हाँ, ये बिल्कुल सच है। और ये आज के हमारे श्रोताओं के लिए कुछ सोचने वाले सवाल भी छोड़ जाता है। जैसे कि न्यूक्लियर पावर बनने के बाद दुनिया की पॉलिटिक्स में भारत का रोल कैसे बदला? क्या आज के डिजिटल युग में, जहां नजर रखने के तरीके और भी ज्यादा एडवांस्ड हो गए हैं, क्या इस लेवल की सीक्रेसी मुमकिन है? बड़ा सवाल है ये। और नेशनल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल क्षमता और दुनिया में शांति, इनके बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए? ये सवाल 1998 में जितने जरूरी थे, शायद आज भी उतने ही जरूरी है।